हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर है हमारी रिवीजन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे, आपको मैं ब्रीफ समरी दे देता हूँ एक। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उसके बाद में बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। उसके बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो बेसिकली ये इतनी बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। आज से लगभग आज से लगभग 2300 वर्ष पहले अर्थवेद के अंदर इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। वहाँ से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। उनके बाद में अगर बात करें, फिर कौटिल्य की बात आती है, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं हम। कौटिल्य ने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इनके बाद में फिर अगर बात करें हम 1776 में एक बुक पब्लिश हुई थी एडम स्मिथ की। किसकी? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक लिखी थी 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। चलिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1776 से पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ लिखा था, तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का पिता क्यों नहीं कहा जाता? कौटिल्य को अर्थशास्त्र का पिता क्यों नहीं, इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि अर्थशास्त्र जो था वो जो पॉलिटिकल साइंस था वो इस ग्रंथ का मेन टॉपिक था। मुख्य जो फोकस था कौटिल्य का वो किसके ऊपर था? पॉलिटिकल साइंस के ऊपर था, राजनीतिक विज्ञान के ऊपर था, ना कि आज जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। यानी कि आज जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? होम मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि घर का जो प्रबंध, गृह प्रबंध जो हम पढ़ रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने जो है इकोनॉमिक्स को क्या बोला था? वेल्थ ऑफ नेशन बोला था। यानी
इनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो क्या है, वो है कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। यानी कि इन्होंने धन का विज्ञान कहा था अर्थशास्त्र को। इन्होंने कहा था कि धन जो है वो प्राइमरी फैक्टर है, यहाँ पर जो वेल्थ है वो प्राइमरी फैक्टर है, और जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सेकेंडरी है। यहाँ पर क्या है, वेल्थ को मुख्य माना था, धन को मुख्य माना था। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया था अर्थशास्त्र क्या है। इन्होंने कहा था कि धन कैसे काम करता है, क्या करता है। इन्होंने केवल एक बात और बताई थी कि केवल जो मनी है वो ही वेल्थ नहीं है, उसके अलावा हर एक वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई आर्थिक वैल्यू होती है, जिसका कोई आर्थिक मूल्य होता है, उस हर चीज़ को इन्होंने वेल्थ कहा था। जैसे कि कोई घर है, कोई कार है, बाइक है, पेन है, एक्सेट्रा। इन्होंने वेल्थ किसको बोला था, हर एक वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको क्या कहा जाता है, वेल्थ बोला जाता है। केवल मनी, केवल पैसा ही क्या है, वेल्थ नहीं है। और इन्होंने धन जो इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा है वो क्या दी थी अपनी इस बुक में, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं बुक को। तो इस बुक में इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रों की धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, ये इन्होंने बताया था। इसके बाद में बात करते हैं हम, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड था। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है ओइकोनोमिया वर्ड से बना। ओइकोनोमिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक्स जो है वो ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड से बना, और जो ये ओइकोनोमिया है ये दो शब्दों से मिलके बना। कौन कौन से, ओइकोस और नोमोस या नीमेन, इन दोनों शब्दों से मिलके बना ओइकोनोमिया। अब इस ओइकोस का क्या मतलब होता है, इस ओइकोस का मतलब होता है होम या हाउस, ठीक है। और इस नीमेन का क्या मतलब होता है, इस नीमेन का मतलब होता है, या नोमोस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या लॉ। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ, इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ होम मैनेजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम गृह प्रबंध। अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, गृह प्रबंध। और एडम स्मिथ ने इसको क्या बोला, धन का विज्ञान। क्या बोला, धन का विज्ञान। किसने बोला, एडम स्मिथ ने। कब बोला, 1776 में। इनकी जो बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसके अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो ओइकोनोमिया जो ग्रीक वर्ड है, इसके दो ये मतलब होते हैं, होम मैनेजमेंट। ये सारी बात किसने बताई थी, ये सारी बात बताई थी एरिस्टोटल ने। किसने बताई, एरिस्टोटल ने। चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की, कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थशास्त्र क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारी जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। और
ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इन दो वर्ड में ही क्या है, अर्थशास्त्र का मीनिंग छुपा हुआ है। यानी कि जो रिसोर्स होते हैं वो क्या है, लिमिटेड होते हैं, और जो ह्यूमन वांट्स या डिजायर होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की समस्या आती है, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है इससे समस्या उत्पन्न होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अर्थशास्त्र क्या है, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सॉल्यूशन है। अर्थशास्त्र क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सॉल्यूशन है। यानी कि अगर एक लाइन में हम बताएं तो हमारी अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना क्या है, अर्थशास्त्र है। अनलिमिटेड वांट से लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है, यानी कि चुनाव की समस्या हो जाती है। और इस चुनाव की समस्या का हल ही क्या है, अर्थशास्त्र है। चलिए अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, ये चुनाव की समस्या क्या होती है और किस इंसान को ये चुनाव की समस्या आती है। ये जो चुनाव की समस्या है ये प्रत्येक देश में पाई जाती है और प्रत्येक इंसान को इसको फेस करना पड़ता है। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग इसका सामना करता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की समस्या को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे को 5000 रुपये मिलते हैं और हमें कहा जाता है कि ये 5000 रुपये आपको एक महीने में 1 मंथ में खर्च करने हैं। हमारी जो अनलिमिटेड वांट है उनको आपने सेटिस्फाई करना है। तो हमारी जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये जो पैसा हमारे को दिया गया है ये क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास क्या है, लिमिटेड मनी है हमारे पास, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये हैं हमारे पास। लेकिन हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो वांट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं इससे बुक्स भी खरीदना चाहता हूँ, मैं मूवी भी देखना चाहता हूँ, मैं कपड़े भी खरीदना चाहता हूँ, मैं घर का राशन भी लाना चाहता हूँ, मैं जूते भी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है ना, यानी कि मेरी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो जब इतनी सारी मेरी वांट्स है, मेरी डिजायर है और पैसा मेरे पास लिमिटेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ क्या हो जाएगी, चॉइस। चुनाव की समस्या मेरे सामने आ जाएगी। यानी कि मुझे अपना जो लिमिटेड पैसा है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च करना है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्स है मेरे पास उस रिसोर्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर उसका एलोकेशन करना पड़ेगा। एलोकेशन करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मुझे ये 5000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे अलग अलग क्षेत्र के अंदर। अगर मैं इनको ऑप्टिमम रूप से इनका एलोकेशन कर पाता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी जो अनलिमिटेड वांट है उनमें से मेरी जो मैक्सिमम जो डिज़ायर है, जो वांट है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मेरा पैसा अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाया तो मेरी जो अनलिमिटेड वांट है उनमें से मेरा जो पैसा है वो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उन पर ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कम खर्च हो पाएगा। मैं पैसा सेव भी नहीं कर पाऊँगा, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जब हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है।
और ये कोई एक इंसान नहीं करता, ये प्रत्येक देश करता है। जिस देश के पास साधन ज़्यादा होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो देश क्या है, डेवलप्ड है, वो विकसित देश है, ऐसा नहीं होता। और जिस देश के पास साधन कम है उसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो एक गरीब देश है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति या जो देश अपने रिसोर्स का एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन रिसोर्स का कर लेगा वो विकसित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट और डिजायर में से मैक्सिमम जो हमारी नीड है उनको सेटिस्फाई कर लेगा, उनको पूरा कर लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि हमारी मैक्सिमम वांट और डिजायर जो है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये थी चॉइस की प्रॉब्लम। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की मेनली 4 डेफिनेशन मानी जाती है। सबसे पहले बात आती है एडम स्मिथ की डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ डेफिनेशन की। वेल्थ डेफिनेशन ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी। कब दी? 1776 में दी। और कौन सी बुक थी इनकी? ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। कौन सी डेफिनेशन थी, किसने दी थी, कब दी थी, और बुक कौन सी थी। कौन सी बुक में उन्होंने ये विचार दिए, ये डेफिनेशन दी। तो बुक थी इनकी इसको हम सीधा वेल्थ ऑफ नेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा था? इस डेफिनेशन में इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, ठीक है। क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। यहाँ पर इन्होंने जो वेल्थ है इसको क्या माना था? प्राइमरी फैक्टर माना था। सेकेंडरी फैक्टर माना था, ठीक है। इन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर, इस बुक के अंदर ये बताया था कि वेल्थ जो है वो वर्क कैसे करता है, कि धन काम क्या कैसे करता है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा था कि केवल मनी जो है वो ही वेल्थ नहीं है, ठीक है ना, केवल पैसा ही धन नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, धन क्या है? किसी भी प्रकार की कोई भी एसेट्स है, उसके अलावा कार, बाइक, पेन, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्होंने वेल्थ मानी थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि धन क्या है? धन वो है जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। क्या होती है? जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? हम वेल्थ बोलते हैं, ना कि केवल हम मनी को वेल्थ बोलेंगे, ठीक है। तो इनकी पहली डेफिनेशन थी। इसके बाद में जो डेफिनेशन आई उसको बोलते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा जो थी। दूसरी कौन सी थी?
मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन थी। ये कब दी थी? ये दी थी 1890 के अंदर। किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने। किसने दी? मार्शल ने दी थी। और इन्होंने बुक क्या लिखी थी? इन्होंने बुक लिखी थी 1890 में। इनकी जो बुक थी वो क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने इस डेफिनेशन में क्या माना? इन्होंने ये कहा था कि भौतिक कल्याण, एक ह्यूमन बीइंग का भौतिक कल्याण सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इन्होंने मटेरियल वेलफेयर को प्राइमरी फैक्टर माना था। किसको माना था? प्राइमरी फैक्टर किसको माना इन्होंने? मटेरियल वेलफेयर को। और सेकेंडरी फैक्टर इन्होंने वेल्थ को क्या माना था? सेकेंडरी फैक्टर इन्होंने माना था। इन्होंने मनुष्य के जीवन स्तर को बढ़ाने पर, यानी कि इस डेफिनेशन के अनुसार इन्होंने क्या बताया? अर्थशास्त्र क्या है? इन्होंने कहा था कि जिससे मनुष्य का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, वह क्या है? अर्थशास्त्र है। यानी कि मनुष्य का जो भौतिक कल्याण है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा होना चाहिए, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए सारी, वही क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। जो मनुष्य के मटेरियल वेलफेयर को बढ़ाता है वह क्या है? अर्थशास्त्र है। सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल वेलफेयर, एडम स्मिथ की परिभाषा की। वेल्थ ऑफ नेशन, यानी वेल्थ संबंधी, धन संबंधी जो परिभाषा थी। दूसरी थी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी? 1890 के अंदर। किसने लिखी? डॉक्टर मार्शल ने। और इन्होंने क्या बताया? प्राइमरी फैक्टर किसको बताया? मटेरियल वेलफेयर को। सेकेंडरी फैक्टर किसको बताया? वेल्थ को बताया। और इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वो है जो मनुष्य के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए, एजुकेशन अच्छी हो, अच्छी एजुकेशन दिलवाने में हेल्प करे, और मनुष्य की हेल्थ अच्छी हो, यानी कि मटेरियल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कारण हो वही क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। चलिए तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, स्कैरसिटी, यानी दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा थी। किसने दी? रॉबिन्स ने दी थी डेफिनेशन। तीसरी जो डेफिनेशन थी वो स्कैरसिटी डेफिनेशन थी। ठीक है। और ये कब दी थी? 1932 में। 1932 में दी। किसने दी? रॉबिन्स ने दी थी। ठीक है। और इनकी बुक थी, इस बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ ये इनकी बुक का नाम था। और ये बुक कब दी थी? 1932 में, 1932 में। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? वो अर्थशास्त्र वो है क्या है कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का क्या करता है? सॉल्यूशन करता है। यानी कि इन्होंने बताया कि मनुष्य की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है,
ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और इसके बाद में जो प्रॉब्लम होती है क्या होती है, चॉइस की, चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इस चुनाव की समस्या का हल ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। स्केर्सिटी, ये स्केर्सिटी क्यों होती है, ये इसी डेफिनेशन में, इसी बुक में इन्होंने बताया था क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो डिज़ायर होती है, जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, और इनका सॉल्यूशन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। तो ये 3 डेफिनेशन मेन थी। इसके बाद में जो चौथी डेफिनेशन थी जिसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये किसी एक अर्थशास्त्र ने नहीं दी थी, ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने मिलकर ये डेफिनेशन दी थी। और जो ये रॉबिन्स और मार्शल की जो डेफिनेशन थी, यानी कि मटेरियल वेलफेयर की जो डेफिनेशन थी और जो स्केर्सिटी की डेफिनेशन थी, इन दोनों को मिला के डेफिनेशन बनाई गई है, जिसको नाम दिया था इन अर्थशास्त्रियों ने, जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इसको नाम दिया। इनमें सबसे जो मेन थे वो क्या थे, प्रोफेसर सैमुअलसन थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअलसन थे, उसके अलावा फर्ग्यूसन थे, उसके अलावा पीटरसन थे, ये मेन अर्थशास्त्री थे। फर्ग्यूसन, ये क्या थे, ये सारे क्या थे, ये थे मॉडर्न आधुनिक अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। और इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वो है जो यानी कि जो सॉल्यूशन देता है हमें किसका, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सॉल्यूशन जो दे वो अर्थशास्त्र है। और उसके साथ साथ क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का मटेरियल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वही क्या है, अर्थशास्त्र है, कि जो हमारी हेल्प करे किसमें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के सॉल्यूशन करने में और मटेरियल वेलफेयर को बढ़ाने में जो हेल्प करे, वही क्या है, अर्थशास्त्र है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसको हमने पढ़ लिया, वो कौन सी प्रॉब्लम थी, बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, और उसके बाद में हाउ टू प्रोड्यूस, और उसके बाद में है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो है प्रॉब्लम इकोनॉमिक आर्थिक समस्याएं हैं, जो मेन आर्थिक समस्याएं हैं
सबसे पहले चुनाव की समस्या, फिर क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। और ये जो प्रॉब्लम थी इसको फेस करना पड़ता है प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, दोनों इसको फेस करते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर भी फेस करता है, प्रोड्यूसर फेस करता है, उसको क्या करना पड़ता है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसे करना पड़ता है। यानी कि कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उससे पहले रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है, अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसका जब सॉल्यूशन हो जाता है तो हमें पता कैसे लगता है, हमें पता लगता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको क्या मिलता है, तो उसको मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी तो जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर होता है, और तीसरे नंबर पे हम किसको लेते हैं, सोसाइटी को, अदर जो सोसाइटी होती है उसको लेते हैं। हमें कब पता चलेगा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अब उसका सॉल्यूशन हो चुका है, या हम कहें कि जो रिसोर्स ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन हो चुका है, जिससे कि जो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हमें मिल रहा है, यानी कि साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, ये हमें कब पता चलेगा कि सबसे पहले तो रिसोर्स का एलोकेशन अच्छा होगा, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा कि साधनों का पूर्ण प्रयोग होगा, जिससे कि हमारी अनलिमिटेड जो वांट है वो मैक्सिमम हमारी पूरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हमें मिलेगी। तो कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के बाद में कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसके बाद में प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, लो कॉस्ट हो जाती है। उसके अलावा जो अदर सोसाइटी जो बचती है उसको क्या मिलता है, मैक्सिमम वेलफेयर, उसका वेलफेयर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये मुख्य हमारे पास 4 प्रॉब्लम थी। उसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में कंजम्पशन। ये है हमारी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इनको, इकोनॉमिक एक्टिविटी, या हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, वो थी आर्थिक समस्याएं, ये है आर्थिक क्रियाएं। चलिए इनके बाद में बात करते हैं इसके बाद में बात करते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। वो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हर एक कंट्री के साथ होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण क्या होता है, कोई देश अगर विकसित है तो उसका कारण क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का उसने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लिया है। और किस प्रकार से कर लिया है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी देश इस आधार पर जो है विकसित होता है या अल्प विकसित होता है, या कोई देश गरीब होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, वो किस आधार पर होती है, वो होती है साधनों के आधार पर। यानी कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इराक और जापान का। ठीक है, ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। जैसे मैंने आपको बताया
कि जिस देश के अंदर संसाधन ज़्यादा होते हैं, रिसोर्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो देश डेवलप हो जाएगा, और उसका मतलब ये भी नहीं कि वो देश अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस देश ने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया है, सबसे पहले उसका रिसोर्स एलोकेशन अच्छी तरीके से कर लिया, और फिर उन रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर लिया, पूर्ण रूप से उनका अनुकूलतम उपयोग अगर कर लिया, उन्होंने अच्छा यूटिलाइजेशन कर लिया, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन के बाद में यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर लिया, तो वो देश क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि जो इराक है वो क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्यों है वो हम अभी बताएंगे। और ये क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। ये एक डेवलप्ड कंट्री है, क्यों है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ही रिसोर्स है, बहुत कम है रिसोर्स यहाँ पर क्या है, कम है। और यहाँ पर क्या है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स यहाँ तेल के कुएं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। फिर भी ये देश क्या है, डेवलप है, और ये अंडर डेवलप्ड है। क्यों है, उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत अच्छा है। रिसोर्स थोड़े हैं, फिर भी उनका बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, उनका एलोकेशन अच्छा हो रहा है, और उसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का, पूर्ण तरीके से प्रयोग हो रहा है रिसोर्स का। यहाँ पर क्या है, फुली यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, अनएजुकेटेड लेबर होती है। एंटरप्रेन्योर यहाँ पर नहीं होते, ठीक है ना, होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एजुकेटेड लेबर ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेक्निक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। इसी कारण ये देश क्या है, डेवलप्ड है, और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कहने का मतलब ये है कि जिस देश के अंदर साधनों का बंटवारा अच्छे तरीके से होता है और उनका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है, वहाँ पर चॉइस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है, और एक ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर होती है, जो वांट होती है, उसकी जो मैक्सिमम नीड होती है, वो पूरी हो जाती है, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो देश डेवलप होता है। ठीक है, तो चाहे वो एक इंसान की बात हो, चाहे पूरी कंट्री की बात हो, तो ये जो चॉइस और प्रॉब्लम है, ये हर एक को फेस करनी पड़ती है। इसके बाद में बात करते हैं ब्रांचेज की, यानी इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज है। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, दो ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट जो है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स है।
तो ये जो काम है, जो दो पार्ट के अंदर जो डिवाइड किया अर्थशास्त्र को, ये किसने किया था? ये किया था रैगनर फ्रिश ने। कब किया था? 1933 के अंदर किया। और इकोनॉमिक्स फील्ड का इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो रैगनर फ्रिश को मिला था। और किस काम के लिए मिला था? कि इन्होंने दो ब्रांच बना दी थी, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा, व्यष्टि यानी माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी होल इकोनॉमिक की स्टडी यहाँ पर होती है। और यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्टडी की बात करते हैं। अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स ऑफ द इकोनॉमी। लाइक यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि अगर इनकम की बात करेंगे तो एक आदमी की, एक इंसान की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की इनकम की बात करेंगे, है ना। इंडिविजुअल पर्सन, डिमांड की बात करेंगे तो एक इंसान की, एक फर्म की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, एक छोटी इकाई, अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे यहाँ पर थ्योरी की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, लिमिट प्राइसिंग थ्योरी। उसके अलावा यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन थ्योरी। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर बात करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक के माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसको लिखेंगे it deals with the aggregates of the economy like aggregate demand, aggregate supply, national income, नेशनल इनकम। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉवर्टी, उसके अलावा बात करें अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? यानी कि एक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से की अगर हम बात करें, समग्र की अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करें, तो वो कहाँ पर पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ पर केवल डिमांड था, सप्लाई थी। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। इनकम है, नेशनल इनकम की बात करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, पॉवर्टी और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे बड़े बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे इकोनॉमिक्स के बारे में और हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का जो नाम है वो है कंपटीशन स्टडी मैटर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।